गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, अब तक हम हमारी दो यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों ही यूनिट में बेसिकली हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है। बस ये फर्क था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज को रेस्ट पे पढ़ा था और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने उसी चार्ज को यूनिफॉर्मली मोशन में पढ़ा था। जब वो चार्ज रेस्ट पे था तो उसने हमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी प्रोवाइड कराई थी और उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज जब रेस्ट पे था तो हमें मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज यूनिफॉर्मली मोशन में हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी मिलता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, साथ में हमें इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोवाइड कराएगा। यह चीज हम यहां तक पढ़ चुके हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक डेनिश फिजिसिस्ट थे H.C. ओरेस्टेड, जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और उस लेक्चर के दौरान उन्होंने वहां ऑब्जर्व किया कि एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज के साथ एक नई क्वांटिटी और होती है और उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब वहां से हमें यह पता चला कि एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है। एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि आया है एक मूविंग चार्ज के कारण। मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो मूविंग चार्ज के कारण है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्लस हमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कराएगा। ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेटली, अलग अलग, ये तो हम बहुत समय पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम तक हमें मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड पता तो था, हमें मैग्नेटिज्म के बारे में पता तो था, लेकिन जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो कौन है? यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। इस सोर्स के बारे में हमें नहीं पता था कि एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज भी हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। यह हमें पता चला है लगभग आज से, अब से 200 साल पहले, मतलब इन 1820 H.C. ओरेस्टेड कोपेंगन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे और उस लेक्चर के दौरान उन्होंने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया और वहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक लिंक है, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच। सो यहां से अब आप देखिए कि बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और बहुत इंटरेस्टिंग और आसान यूनिट है ये, एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन मोर देन 2000 years. However, लेकिन इनके बीच में रिलेशन ये हमें 200 साल पहले ही आज अब से पता चली। However, it was about 200 years ago, एक डेनिश फिजिसिस्ट, ये जगह का नाम है, फिजिसिस्ट H.C. हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड,
ऑब्जर्व्ड अनएक्सपेक्टेडली, उनको भी इस चीज के बारे में नहीं पता था उस टाइम तक। ऑब्जर्व्ड अनएक्सपेक्टेडली, observed unexpectedly a link between electricity and magnetism। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन के बारे में पता चला। यह लगभग 200 साल पहले पता चला। अब कैसे पता चला? वो एक लेक्चर दे रहे थे और वो एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम एक कंपास नीडल को एक करंट कैरिंग वायर के साथ में रखें तो वो कंपास नीडल कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब कंपास नीडल केवल तभी डिफ्लेक्शन शो कर सकती है जब मैग्नेटिक फील्ड हो वहां पे। तो वहां जब उस वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर के पास हमने उस कंपास नीडल को रखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो कंपास नीडल अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है। और डिफ्लेक्ट केवल तब हो सकती है जब मैग्नेटिक फील्ड आए। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय उस करंट कैरिंग वायर के। इसका मतलब वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो उस करंट कैरिंग वायर के कारण ही आया। और करंट कैरिंग वायर, इसका मतलब वो मूविंग चार्ज है उसके पास। तो यहां जो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, उसके पीछे का रीजन वो यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज है। तो ये चीज वहां से पता चली कि यहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हो, वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। सो ही ऑब्जर्व दैट when a compass needle placed near a current carrying wire, it shows some deflection. और वो डिफ्लेक्शन केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हो सकता है। ये कंपास नीडल अपने आप को कुछ इस तरह से अलाइन करेगी कि यहां जैसे कुछ इस तरह से मैंने ये दिखा रखा है कि ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस करंट कैरिंग वायर के पास हमने एक कंपास नीडल रखी जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ साइड होती है। ये जो मैंने दिखा रखा है, ये जो फील्ड एरिया है, ये फील्ड रीजन है, ये तो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ को, और डाउनवर्ड जो बच गया है वो रिप्रेजेंट करता है साउथ को। सो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो कंपास नीडल कुछ इस तरह से अपने आप को अलाइन करेगी जैसे मैं इस वायर को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, और इस सर्कल के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो टेंजेंट ऐसे ही आएंगे जिस तरह से ये हमने लगा रखी है। ये अगर इस सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट भी ऐसे ही बनेंगे जैसे ये कंपास नीडल अपने आप को रख रही है वैसे। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि ये इस तरह से अलाइन करेगी जैसे एक टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर होता है वैसे ही। सो यहां से द कंपास नीडल अलाइन so that it is tangent to a circle, tangent at a circle drawn around a current carrying wire। अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ कर दें
और उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जिस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो पाएंगे वैसे ही कुछ ये कंपास नीडल अपने आप को अलाइन करके रखेगी। ये चीज यहां से ऑब्जर्व हुई। सो यहां पे अब देखिए आप कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन इस कंपास नीडल का हम कम और ज्यादा भी करा सकते हैं, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर में करंट बढ़ा दूं तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और अगर मैं, ये 2 आएगा, अगर मैं करंट को कम कर देता हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। साथ में अगर इस कंपास को उस करंट कैरिंग वायर की और नजदीक ले आए तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ता है, दूर लेके जाएं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। सो ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट deflection increases on increasing current through wire or bringing the compass needle near to the wire। अगर हम वायर के नजदीक लेके आए तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ता है, अगर दूर लेके जाएं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। यह भी चीज उन्होंने वहां से ऑब्जर्व की। साथ में ये जो करंट था जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सो ये कुछ ऐसे है कि मान लीजिए कि यहां पे ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो कंपास नीडल है ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही हैं। ये जो सर्कल बनेगा वो सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट जैसे ड्रॉ करेंगे, वैसे ही ये कंपास नीडल अपने आप को अलाइन करेंगी, जिसमें ये नॉर्थ था, ये साउथ। अब इस करंट को जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे है। अपवर्ड का मतलब ये कुछ वैसे, मतलब ये वायर हमने रख रखी है ऐसे, जो कि परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के, ऐसे है, बाहर की तरफ वायर आ रही है और करंट भी बाहर की तरफ ही आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। इनवर्ड भी जा सकता है, आउटसाइड भी जा सकता है। यहां एरो ऊपर की तरफ लगा रखी है, इसका मतलब करंट है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहे करंट हो, चाहे और भी कोई क्वांटिटी, हम जब ये पढ़ेंगे कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, अगर हम ये बोल दें तो हम उस आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे ये सिंबल डॉट और उसके साथ सर्कल, या केवल डॉट भी यूज कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए, फॉर आउटवर्ड डायरेक्शन। किसकी आउटवर्ड डायरेक्शन? अभी तो सिर्फ करंट की बता रहे हैं, तो यही ध्यान रखिए। आगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसकी डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी। तो आउटवर्ड के लिए चाहे वो करंट हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके लिए हम यूज करेंगे ये साइन। अगर इनवर्ड है तो हम उसके लिए यूज करेंगे क्रॉस के साथ, ये वाला। ये इनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए। सो इस वायर को ऐसे ना दिखा के हमने सिर्फ इस डॉट से दिखा दिया। अब आप समझ जाएंगे कि जो वायर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और उस वायर में मतलब जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमने ये साइन यूज किया। इस पूरी वायर की बजाय हम ये यूज करेंगे। सो इसमें हमने देख लिया कि नॉर्थ इस तरह है, साउथ उससे अपोजिट। अगर हम इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, सो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से यह डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो नॉर्थ बन रहा था वो साउथ बनेगा, और जो साउथ बन रहा था वो नॉर्थ बन जाएगा। सो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और ऑन चेंजिंग द
डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट compass needle also change direction of deflection, also change direction of deflection, वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। कहने का मतलब अगर हमने ये साइन यूज कर दिया तो आप समझेंगे कि एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब की बार आउटसाइड नहीं अंदर की तरफ करंट जा रहा है। ऐसे एक वायर रखी हुई है, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। तो उस वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां था बाहर की तरफ। सो इसमें जो अरेंज होंगी ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगी कि यहां हमने इस तरफ नॉर्थ दिखाया था, तो इसमें इस तरफ नॉर्थ दिखाना पड़ेगा। ये बनेगी नॉर्थ साउथ और ये फिर बचेगा साउथ। बस इतना ये चेंज आएगा, बाकी रहेंगी यहां भी सर्कुलर ही, मतलब ये सर्कल ही बनाएंगी। सो इस तरफ हमारा ये नॉर्थ और ये है साउथ, इससे रिवर्स रहेंगी। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, बाकी चीजें सेम रहेंगी। सो ये चीज वहां से ऑब्जर्व हुई। साथ में अगर हम लोहे के कण भी एक वायर के चारों तरफ डालने लगे तो वो लोहे के कण भी कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म बनाएंगे, वहां सर्कल की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां एक वायर है, ये इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, जैसा कि एच.सी. ओरस्टेड ने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग। और मैग्नेटिक फील्ड है तो लोहे के कणों पे भी वो कुछ फोर्स लगाएगा, तो वहां वो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो भी अपने आप को अरेंज करेंगे। जिस तरह से यहां सर्कल बन रहा था कंपास निडल के कारण, वैसे ही वो आयरन फिलिंग्स भी वो जो लोहे के कण हैं वो भी कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे उस वायर के चारों तरफ। वायर मानी जाएगी एज द सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। सो आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल around a current carrying wire arranged in concentric circle around the wire। सो जैसे मान लो कि ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो जो आयरन फिलिंग्स है, जो लोहे के कण है, वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे इस सर्कल में। जैसे ये सर्कल बन रहा है और इस सर्कल के सेंटर में से कौन है? ये वायर। सो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स यहां बनेंगे उन लोहे के कणों के। ये चीज भी वहां से हमने ऑब्जर्व की। सो यहां से हम ये देख चुके हैं कि एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन भी होनी चाहिए। ये रिलेशन दी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने यहां इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों में एक रिलेशन बनाई और वहां से कुछ फॉर्मूले दिए। उन फॉर्मूलों को हम आगे पढ़ेंगे और वे फॉर्मूले ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक यूनिफिकेशन हमें प्रोवाइड कराएंगे, मतलब दोनों में एक रिलेशन वहां से हमें मिलेगी। सो इन 1864 मैक्सवेल
gave a unification between electricity and magnetism। उन्होंने वहां से कुछ फॉर्मूले दिए जिनको हम आगे पढ़ेंगे, और उन फॉर्मूलों में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना और मैग्नेटिज्म फिनोमिना आपस में उन फॉर्मूलों में एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। उन फॉर्मूलों की मदद से हम इन दोनों में रिलेशन स्टेबलाइज कर पाए हैं। सो ये काम किया था क्लार्क मैक्सवेल ने, सॉरी क्लार्क मैक्सवेल नहीं, जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल ने ये रिलेशन हमें प्रोवाइड कराई थी। अब आगे चलते हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए सेम वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। क्या है? इट इज द स्पेस, it is space around a current carrying wire in which its effect can be felt by another मूविंग चार्ज और ए मैग्नेट। चलिए यही रहने दीजिए, ये रहा। सो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितने रीजन में होगा? जितने रीजन में हम उस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाए, वही रीजन हमारे पास बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था कि एक स्टैटिक चार्ज के एक जो चार्ज रेस्ट पे है, उसके चारों तरफ जितने रीजन में हम उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पाए, वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमारे वहां एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैग्नेटिक फील्ड, सब इसको ये देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाई बी। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कराते हैं बी से। अब अगर वेक्टर है तो हम एरो भी लगा सकते हैं। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत से चार्ज के कारण हो सकता है, मान लो बहुत से चार्ज रखे हैं रेस्ट पे, और उनके कारण हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया था। यहां भी हम उसी प्रिंसिपल की मदद से, अगर बहुत से मूविंग चार्ज हैं और उन मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो उनको भी हम उसी प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम उनको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो वहां भी हमने वही प्रिंसिपल यूज किया था, यहां भी हम उसी प्रिंसिपल की मदद से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। सो ये था मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैटिक चार्ज ने दिया था, मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज हमें प्रोवाइड करा रहा है। अभी से हम ये नहीं कह रहे कि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो क्या होगा, अभी से हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं, वो आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। बस अभी तक हम सिर्फ अपने आप को एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज तक रखेंगे, और उस यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज ने हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया। अब जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैटिक चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता था, और उस फोर्स को
निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें प्रोवाइड कराया था कुलाम्स ने, जिसको हमने नाम दिया था कुलाम्स लॉ, और वहां से हमने वो फॉर्मूला ड्राइव किया। सिमिलरली अगर एक करंट कैरिंग वायर के कारण या एक मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना लगाएगा, अब हम वो फोर्स की एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलाम्स लॉ से निकाल लिया था वैसे ही। सो यहां अब हम उस मैग्नेटिक फोर्स की एक्सप्रेशन निकालेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स देखिए टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। सो यहां पे मान लीजिए आप कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड बी। वो मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से आया है वो हम नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए कि वो एक मूविंग चार्ज था और उस मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड है, हमने उसका नाम दे दिया बी। हमें तो बस फोर्स देखना है, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से। Let us consider a magnetic field B acting along y axis, acting along y axis। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी, तो हमने नाम दिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में लग रहा है। ये हो गया है y एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जिसको हमने नाम दिया B। ये Y हो गया है, ये Z हो गया है, और ये बन गया हमारा X एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई और मूविंग चार्ज हुआ तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। सो मान लीजिए सपोज a charge q is moving with velocity v, making an angle theta, making an angle theta with y axis, making an angle थीटा विद y एक्सिस बोल लीजिए या मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए। मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है q और उसकी वेलोसिटी है v। वो वेलोसिटी इसके साथ एंगल थीटा पे है, मतलब इस तरह वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। कहता है फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज Q ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस B मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा। सो ये फोर्स की एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। अब वो जो एक्सप्रेशन आई वो क्या आई, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व that force on a moving charge is नंबर 1। जो फोर्स है मूविंग चार्ज पे वो किस तरह से होगा वो आप देखिए।
अगर हम इस v को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराएं तो एक कंपोनेंट तो बनेगा इस तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ। ये जो कंपोनेंट बनेगा v का, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया, ये बनेगी v कोस थीटा और ये बनेगा v साइन थीटा, कुछ इस तरह से। हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया। एक कंपोनेंट आया है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, एक कंपोनेंट आया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के साथ आया मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो दोनों के बीच 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस कंपोनेंट में एंगल बना 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और इस कंपोनेंट में एंगल बना 0। ये अलोंग आया, ये परपेंडिकुलर। तो दोनों में से हम कौन सा लेंगे वो देखिए। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। भाई वो चार्ज कितना है जो कि मोशन में है। एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट v कोस थीटा, v साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट आया है इस कंपोनेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है वो हम लेंगे। थर्ड, फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा ही, अगर ये ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड B। तो जो फोर्स है एक मूविंग चार्ज के कारण, जो फोर्स है एक मूविंग चार्ज पे एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो हम देख चुके हैं। अगर हम इन सबको एक साथ लिखें, इन तीनों कंडीशन को, तो हमें क्या मिलेगा देखिए। फ्रॉम 1, 2 and 3 we get F is directly proportional to Q V sin थीटा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास आया है F। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हम एक कांस्टेंट रखेंगे K और वो बना Q VB sin theta, where K is proportionality constant, and its value is 1, K तो हट गया हमारे पास, ये बचा F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। अब V भी वेक्टर क्वांटिटी, B भी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको लिख पाएंगे Q V क्रॉस B। ये हमारे पास एक मूविंग चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का फॉर्मूला बनेगा ये Q V क्रॉस B। अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया है, अब डायरेक्शन कैसे आएगी? दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से थर्ड क्वांटिटी जो आई वो वेक्टर बनती है, ये आप +1 में पढ़ चुके हैं। और उस थर्ड क्वांटिटी की डायरेक्शन हम देते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी हम उसका नाम दे सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे और दूसरे वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में उसको रोटेट कराएंगे। जिस तरफ हमारा थंब आएगा वो थंब डायरेक्शन बताएगा फोर्स की या उस थर्ड क्वांटिटी की। जैसे आप देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स
डायरेक्शन ऑफ फोर्स it is given by right hand screw रूल, या हम इसे राइट हैंड थंब रूल का भी नाम दे सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वी पहले लिखा जा रहा है, बी बाद में, तो फिंगर्स को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वी, इन डायरेक्शन ऑफ वी, रोटेट फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर हमारा यहां बी है, सो इन डायरेक्शन ऑफ बी। जो थंब आएगा हमारा राइट हैंड का, वो थंब बताएगा, अब थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये थंब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा कि जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है। सो अब आप देखिए, यहां पे जो V था वो V था, हमने वो कंपोनेंट लिया है जो एक्स एक्सिस में हो, सो हम फिंगर्स को रखेंगे एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, तो हम एक्स में फिंगर्स को रखेंगे, वाई की तरफ रोटेट कराएंगे, तो रोटेशन हो गई है एक्स वाई प्लेन में, थंब किस में बच गया है, ऑब्वियसली जेड में, तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में आएगी, जेड एक्सिस में, लेकिन अभी से ये नहीं पता कि प्लस जेड में या माइनस जेड में। ये हम देखेंगे कि अगर थंब आउटवर्ड है तो हम कहेंगे प्लस जेड, अगर इनवर्ड है तो हम कहेंगे माइनस जेड। देखिए कैसे, मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया है वाई में, इस डायरेक्शन में है, या सिंपली आप छोड़िए, इसमें मत करिए, इसमें हमने कहा कि वेलोसिटी है, चार्ज मूव करता है इस डायरेक्शन में, इसका हमने नाम दे दिया जेड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताइए कि फोर्स किस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे वी की डायरेक्शन में, तो वी की डायरेक्शन में रखा और रोटेट कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरफ है, जेड, और जेड कहां है, ऊपर की तरफ, तो फिंगर्स को रोटेट कराएंगे वाई से जेड, ऊपर की तरफ चली गई। थंब कहां रहा आपका, थंब रहा आउटवर्ड डायरेक्शन, तो जेड कहां आएगा, सॉरी एक्स, वाई ये हो गया, जेड ये हो गया, तो एक्स ये आएगा, बाहर की तरफ प्लस एक्स, अंदर की तरफ माइनस एक्स, तो हमारा थंब आया था बाहर की तरफ, तो हम यहां फोर्स की डायरेक्शन देंगे प्लस एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ये साइन, सो फोर्स लगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहां पे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मतलब प्लस जेड में ना होके माइनस जेड में होती, तो क्या बनता, फिर से वही बात करनी है, राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है, और रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पहले मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब की बार है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे रखें और फिंगर्स को ऐसे रोटेट कराएं, यह टैलेंट नहीं दिखाना है आप लोगों को, बस ऐसे रखना है, जैसे नॉर्मली रोटेट होती है वैसे ही करानी है। सो ऐसे तो नहीं करते रोटेट, हम तो ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराई जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, थंब कहां रहा है, इनवर्ड, तो फोर्स अब की बार लगा
इनवर्ड। सो इस तरह से हम इस फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे कि फोर्स इनवर्ड है या आउटवर्ड है या किस डायरेक्शन में है, वो भी हम इसमें बता पाएंगे। अब फोर्स आप देखिए एंगल पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। सो स्पेशल केस आप यहां से देखिए, नंबर 1, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, जो कि एक मूविंग चार्ज के कारण था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक चार्ज को रेस्ट पे रख दूं तो बताइए कि कितना फोर्स लगेगा। सो फोर्स डिपेंड कर रहा है यहां पे चार्ज पे, जो रखा है उसकी कितनी वैल्यू है, उस चार्ज की वेलोसिटी कितनी है। अब चार्ज रेस्ट पे मैंने बोला, इसका मतलब वो तो वेलोसिटी 0 है उसकी, और अगर वेलोसिटी 0 तो ये फोर्स भी बनेगा 0। सो स्टैटिक चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स बनेगा 0। ये ध्यान रखना। सेकंड, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। किसके बीच में एंगल? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वेलोसिटी भी यहां मान लो y में है और मैग्नेटिक फील्ड भी y में होता तो एंगल बनता 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल। और अगर एंगल 0 डिग्री तो यहां पे साइन 0 बनेगा 0, और साइन 0 तो फोर्स बनेगा 0। फोर्स इक्वल्स टू 0 फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर वेलोसिटी y में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस y में, तो एंगल बना 180 डिग्री। कोस 180 सॉरी साइन 180 भी बनेगा 0 डिग्री। तो साइन 180 0, फिर से फोर्स बना 0। तो इन एंगल्स पे अगर चार्ज भले ही मोशन में हो फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड में हो, प्लस जेड में हो या माइनस जेड में, और वेलोसिटी हो y में, तो दोनों के बीच एंगल बना 90 डिग्री। साइन 90 बनेगा 1, और इस साइन 90 पे 1 बनने के कारण फोर्स बनेगा हमारे पास F इक्वल्स टू क्यू वी बी फोर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये जो फोर्स आया है 90 डिग्री पे, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। वेलोसिटी थी y में, मैग्नेटिक फील्ड था z में, बच कौन सा गया? x y z में से। y और z में तो ये आ गए हैं, बच गया है x। तो ऑब्वियसली फोर्स बनेगा x डायरेक्शन में, बस वो देखना है प्लस x में या माइनस x में। तो यहां पे आप देखिए फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है चार्ज के मोशन के। भाई चार्ज मोशन में तो था y में, लेकिन फोर्स लगा x में, तो क्या y और x में 90 डिग्री का एंगल नहीं है? तो यहां फोर्स और मोशन के बीच, या जो डायरेक्शन है चार्ज के मोशन की, वो परपेंडिकुलर है। फोर्स अगर आपका x में है तो ऑब्वियसली वहां जो मूविंग चार्ज है वो या तो y में मिलेगा या z में मिलेगा। अगर आपका फोर्स हुआ मान लो x में, तो आपके पास बना y और z। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दो क्वांटिटी बच गई हैं। इनमें से अगर वेलोसिटी y में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा z में। अगर मैग्नेटिक फील्ड y में है तो वेलोसिटी बनेगी z में। लेकिन रहेंगे तीनों परपेंडिकुलर, यह आप ध्यान रखेंगे। अगर किन्हीं दो की भी डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स 0 बनेगा। यह चीज यहां पे ये स्पेशल केस है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। अब मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आ गई है वो है F इक्वल्स टू क्यू वी बी। यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकालिए,
F अपॉन क्यू वी। फोर्स की यूनिट क्या बनती है? न्यूटन। चार्ज की बनती है कूलाम। वेलोसिटी की बनती है मीटर पर सेकंड। सो ये बन गई है न्यूटन, कूलाम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेकंड। ये जो यूनिट आई है, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इतनी बड़ी यूनिट ना लिख के हम इसको एक नया नाम देंगे। जो निकोलस टेस्ला फिजिसिस्ट रहे हैं, उनके ऑनर में हमने इसकी यूनिट रखी, उनके नाम से ही हमने इसकी यूनिट को दिया और वो बन गई है टेस्ला। टेस्ला। सो टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन, कूलाम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेकंड। 1 टेस्ला कितना? 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन फोर्स, 1 कूलाम चार्ज और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर है तो फोर्स लगेगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे 1 टेस्ला। लेकिन 1 टेस्ला एक बड़ी यूनिट है, सो ये इस 1 टेस्ला को हम एसआई यूनिट का भी नाम देंगे। एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की आ गई है टेस्ला। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो बनेगी गॉस। अब एसआई और सीजीएस में कोई रिलेशन भी होगी? रिलेशन हमारे पास आएगी 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट टेस्ला है, सीजीएस यूनिट गॉस है, दोनों में रिलेशन है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का तो वो क्या बनेगा? किस किस का रेशियो है? फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए और वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिख पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। फोर्स का बनेगा m1 L1 T-2। चार्ज का बनेगा AT और वेलोसिटी का बनेगा LT-1। ये माइनस से ये कैंसिल आउट, यहां हमारे पास बच गया है m1 L1 T-2 A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमने डायमेंशन भी बता दिए हैं, साथ में हमने यहां पे इसकी यूनिट भी बता दी है। और ये L से L कैंसिल आउट हो रहा है भाई, सो ये L1 भी नहीं आएगा, ये L से L कैंसिल आउट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना m1 T-2 A-1। सो ये था मैग्नेटिक फोर्स जो एक मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया मूविंग चार्ज पे, और वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। चार्ज और या चार्ज अगर एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसे आप ध्यान रखिए। अब अगर वो फोर्स लगा रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। देखिए अब ये इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखिए, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब Fs cos थीटा। अब मुझे बताइए, क्या वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा? अगर वेलोसिटी को मैं y में मान लूं तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में हुआ? y में। मैग्नेटिक फील्ड को हमने कहा -z में। आप बताइए फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स लगेगा -x में, -x। मतलब फोर्स तो आया यहां पे x में और डिस्प्लेसमेंट था y में। क्या x और y 90 डिग्री पे नहीं है? तो cos 90, यहां थीटा कितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 और cos 90
0। इसका मतलब एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई वर्क नहीं करेगा, उसके कारण जो वर्क होता है वो वर्क 0 बनेगा। एक कांस्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, यहां हमने कांस्टेंट लिया है। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस मूविंग चार्ज पे कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वर्क आप देख लीजिए 0 आ रहा है, तो इस पे कोई वर्क नहीं करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मूविंग चार्ज पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। सो यहां अगर वर्क नहीं हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस ऑब्जेक्ट या इस चार्ज की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हां, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई कम ज्यादा नहीं कर पाएगा ये मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क बना 0, तो इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं कर सकता। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज करा सकता है, वैसे वैल्यू चेंज नहीं कराएगा। कौन? एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, या ये कहें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करा सकता है, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ही रहेंगे। सो इस चीज को आप ध्यान रखिए। यह था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।